अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडवांस ऑडिट में बच्चा फेल क्यों हो रहा है, मैं इस वीडियो में कुछ रीजंस आपको बताऊंगा। और जो रीजंस मैं बताऊंगा वो मैं कोशिश करूंगा कि एक किसी टॉपिक को लेकर चलूंगा, आइसोलेशन में वो आपको समझाऊंगा और फिर कलेक्टिवली आपको बताऊंगा और फिर उसकी प्रिसाइसली आपको स्ट्रेटजी भी बता दूंगा। सबसे पहली रीज़न जो है वो ये है, ऑडिट रिस्क एंड प्रोसीजर्स। पेपर में कितने नंबर का सवाल आता है? 40 से 50 नंबर नॉर्मली ऑन एवरेज। कभी 30 का भी आ जाएगा, कभी 60 का भी आ जाएगा, कभी 20 का भी आ जाएगा, बट ऑन एवरेज रिस्क एंड प्रोसीजर, प्लानिंग और परफॉर्मेंस ऐसी चीज़ है जो पेपर में 40 से 50 नंबर की मौजूद होती है। तो अगर आपने एडवांस ऑडिट को 100 घंटे दिए थे तो क्या आपने 40 से 50 घंटे रिस्क एंड प्रोसीजर्स को दिए थे? ये पहली गलती है बच्चों की, सही है। तो अगर आपने 10-12 घंटे रिस्क एंड प्रोसीजर्स को दिए हैं, 10-12 घंटे कोड ऑफ एथिक्स को दिए हैं, 10-12 घंटे वॉल्यूम 2 को दिए हैं, बाकी स्टैंडर्ड्स को मिला के 40-50 घंटे दिए और आप कह रहे हैं कि जी आपका पेपर पास हो जाएगा, मुश्किल है। सही है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, कोर्स कवरेज 100%। ये कैफ के बच्चों को, इनफैक्ट अब तो मैं कैफ के बच्चों को भी नहीं कहता, बट फॉर एग्जांपल कोर्स कवरेज 100% ये कि यार मैंने 2 टॉपिक छोड़ के चला गया, 3 टॉपिक छोड़ के चला गया, खुदा का वास्ता ये बात तो मैं कर ही नहीं रहा। ये तो मतलब ये तो बहुत बेसिक बात है ना कि आप तैयारी पूरी करके नहीं गए तो जाहिर सी बात है फेल होंगे। कोर्स कवरेज 100% का मतलब ये है कि मैं अगेन सेम एग्जांपल लेता हूँ, रिस्क एंड प्रोसीजर्स। तो रिस्क एंड प्रोसीजर्स में आपने अपने आप को कैसे ये इंश्योर किया कि यार मेरी तैयारी 100% है। क्या फॉर एग्जांपल रिस्क का एक लेक्चर ले लिया, पिछले अटैम्प्ट के 5-6 अटैम्प्ट के पास पेपर्स हमने देख लिए, सॉल्यूशंस देख लिए और बैठ के प्रैक्टिस कर ली, तो क्या इससे आप ये कह सकते हैं कि आपकी कोर्स कवरेज 100% है? और अगेन इस अटैम्प्ट में भी अगर आप यही करेंगे तो क्या इससे वापस से आपका पेपर पास हो जाएगा? देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। रिस्क का स्टैंडर्ड है एज ए 315। आपने वो स्टैंड देख भी लिया, पढ़ भी लिया, सब कुछ कर लिया, क्या इस चीज़ की श्योरिटी है कि जितने भी रिस्क अराइज हो सकते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल में सिस्टम में अराइज हो सकते हैं और जितने भी उसके अगेंस्ट प्रोसीजर्स हो सकते हैं, क्या वो 315 में लिखे हुए हैं? क्या वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं? क्या वो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 में लिखे हुए? नहीं लिखे हुए। तो इसका मतलब है आपने ये कैसे इंश्योर कर लिया कि जी आपकी तैयारी 100% कंप्लीट है, एग्जामिनर कहीं से भी मुझसे रिस्क पूछेगा तो मैं उसको ड्राफ्ट कर सकता हूँ, मैं उसको लिख सकता हूँ, मैं उसको सोच सकता हूँ और उसके अगेंस्ट में उसका एक लिंक्ड ऑडिट प्रोसीजर बना सकता हूँ। सही है। ये गलती नंबर 2 है बच्चों की। और यही रीज़न है कि बच्चा कहता है कि लास्ट टाइम 6 अटैम्प्ट के पास पेपर किए थे, इस बार मैं 10 अटैम्प्ट के पास पेपर करके गया, सर मैं फिर भी फेल हो गया। तो भाई 10 अटैम्प्ट का पास पेपर करने से आपकी कोर्स कवरेज 100% नहीं हो रही है। आपने रिस्क का स्टैंडर्ड देख लिया, पूरा पढ़ लिया, 10-15 अटैम्प्ट के पास पेपर कर लिए, बट कोर्स कवरेज अभी भी मैं आपसे कहूँगा कि 100% नहीं है। सही है। आप उसका सबसे की रीज़न ये है कि आपने ये कैसे इंश्योर कर लिया यार कि भाई जितने भी रिस्क और प्रोसेस हो सकते हैं वो सारे के सारे कवर्ड है। जब मैंने स्मार्ट क्लासेस में A to Z जितने भी IFRS थे उनके रिस्क एंड प्रोसीजर कवर कराए थे और डिटेल में सारे कवर कराए, उसके बावजूद बच्चे से मैं ये कहता था कि भाई श्योरिटी नहीं है। सही है। जब आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है, आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है और ये लेक्चर देखने के बाद आपने अपनी सोचने की सलाहियत को बढ़ानी है कि इस तरीके से जब एक टॉपिक है और एक रिक्वायरमेंट है और उसके ऊपर ये रिस्क और ये प्रोसीजर असाइन हो सकता है तो एग्जामिनर कहीं से भी घुमाने की कोशिश करेगा तो आपकी वो अप्रोच क्लियर होनी चाहिए और दैट वुड बी द टिक मार्क जो आप कह सकते हो कि हाँ यार मेरी 100% कोर्स कवरेज है। सही है। ये रीज़न नंबर 2 है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल लेक्चर्स ले रहे हैं, खुदा ना खासा फेल हो गए और अब आप लेक्चर्स देख रहे हैं, तो भाई आपने ये इंश्योर करना है कि इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है क्या मुझे उसके आंसर पता है, ये टॉपिक जितने भी एरिया से लिंक हो सकता है क्या मुझे उसके अंदर ग्रिप है। एक सिंपल सा स्टैंडर्ड गोइंग कंसर्न प्लानिंग फेज में रिस्क के साथ भी आ सकता है, एक सिंपल सा स्टैंडर्ड गोइंग कंसर्न आइसोलेशन में वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन के साथ भी आ सकता है, वो ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट के साथ भी आ सकता है। तो क्या एज अ स्टूडेंट आपको पता है कि जब वो प्लानिंग में आएगा तो कैसे ड्राफ्ट करना है, जब वो फ्रॉड के सवाल के साथ आएगा तो कैसे ड्राफ्ट करना है, जब उसके ऊपर आइसोलेशन सवाल आएगा तो उसको कैसे ड्राफ्ट करना है, और जब वो रिपोर्टिंग के फॉर्मेट के साथ आएगा तो कैसे उसको ड्राफ्ट करना है, और गोइंग कंसर्न पे क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल सवाल हो सकते हैं। उसके ऊपर ऑडिट रिस्क का सवाल पूछा जा सकता है, इसके ऊपर इवेंट्स और कंडीशन पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर पूछा जा सकता है, उसके ऊपर रिपोर्ट ड्राफ्ट करने को दी जा सकती है। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़, क्या ये कॉन्सेप्ट, क्या ये लॉजिक आपकी सारी की सारी क्लियर है कि नहीं है? मटीरियल अनसर्टेनिटी है तो उसकी रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन क्या होगी? अगर इसी तरीके से रिलेटेड पार्टी और सब्सिक्वेंट इवेंट है, अगर सब्सिक्वेंट इवेंट में रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाती है तो अब क्या होगा? अब कौन से 2 स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे, कौन से 3 स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे? अगर प्लानिंग में होगा तो हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस में होगा तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग में होगा तो क्या करेंगे? इस तरीके से ये आपकी असेसमेंट होगी कि क्या आपकी कोर्स कवरेज 100% है कि नहीं है। तभी बच्चों से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो खुदा ना खासा फेल हो गए तो वो सबसे पहला काम ये करें जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। आप एक काम ये करें, जो 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट जिसमें आप फेल हुए खुदा ना खास्ता, तो आप उस अटैम्प्ट को उठाएं, उसका आप सवाल पढ़ें, आंसर देखें आंसर क्या है उसका,
और उसके बाद आप एग्जामिनर के आंसर मेरे आंसर से कंपेयर करें और फिर उसके बाद आप देखें कि यार आपसे गलतियाँ कहाँ हुई, पिछले 2 अटैम्प्ट में 3 अटैम्प्ट में आपसे क्या गलतियाँ हुई, वो सारी की सारी गलती जॉट डाउन करें। और अब जब आप लेक्चर देखना स्टार्ट करें तो आप ये इंश्योर करें मेरे बच्चों कि यार उस लेक्चर के एंड में वो गलती आपने एड्रेस कर ली है। जो बच्चा 3-4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट 6 अटैम्प्ट से जो फेल होता है वो गलती कर क्या रहा है, वो वापस से उन्हीं लेक्चर्स को या उन्हीं चीज़ों को या उसी अप्रोच के तहत पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर आप सेम अप्रोच से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यार वो फिर आपका पेपर पास नहीं होगा, सही है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप अपनी स्ट्रेटजी को अमेंड करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल रिस्क है, तो रिस्क का आपने लेक्चर देखा, स्मार्ट लेक्चर आपने देखा, ठीक है, और स्मार्ट लेक्चर देखने के बाद आपने कहा कि ठीक है यार मैंने पढ़ लिया। अब जो क्वेश्चन पेपर है जो सर सॉल्यूशन करवा रहे हैं आपने नहीं करना है, आपने पहले खुद से ड्राफ्ट करना है, आपने लेक्चर नहीं देखना है, आपने पहले खुद से उसको ड्राफ्ट करना है और चेक करना है कि क्या वो टाइम मैनेजमेंट में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद जाके आपने उसके सॉल्यूशन को देखना और आंसर को कंपेयर करना है और फिर मजीद आपने कहना है कि यार मुझसे अभी भी ये गलतियाँ हो रही हैं, जॉट डाउन करते रहे, सही है। फिर अगला सवाल में आए, फिर चेक करेगा आपकी वो चीज़ सही हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसके बाद और फिर जो मैंने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह करवाए हैं, दूसरी प्रोफेशनल बॉडी के सवाल करवाए, फिर आप उसकी तरफ मूव करें। MS1 के जो सवाल है फिर उसकी तरफ मूव करें जो मैंने करवाए में पोर्टल पर अवेलेबल है। लेकिन अब इस बार इस स्ट्रेटेजी से चले, सही है, इस स्ट्रेटेजी से आप चले कि आपने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर रिवाइज कर लिया, थोड़े वार्म अप क्वेश्चन कर लिया। अब आप कहेंगे यार ये मेरा टास्क है, मुझे 20-25 सवाल ये रिस्क एंड प्रोसेस के करने, सही है, और जितने भी IFRS वाले रिस्क एंड प्रोसेस वो सारे देखने हैं और मैंने फोकस इसके ऊपर करना है। लेकिन इस तरीके से प्लान करके फोकस करें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फौजान अली है, जिसका गोल्ड मेडल आया CFF में, जब मेरी उससे बात हुई उसने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बोली। उसने कहा सर मेरे पास टाइम वगैरह कम था, मैं स्मार्ट क्लास की तरफ फोकस कर रहा था और मैंने एक और काम बड़ा ज़बरदस्त ये करा कि मैंने 3 घंटे में पेपर को अटैम्प्ट करने की कोशिश करी। तो जब मेरे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए, मैंने लेक्चर्स वगैरह सारे देख लिए, तो मैं वो ICAP के वो जो सवाल होते थे 3-3 घंटे के, मैं लेके आता था उसका और फिर मेक श्योर करता था कि क्या मुझसे वाकई में वो 3 घंटे में पेपर अटैम्प्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। बिकॉज गोइंग कंसर्न आइसोलेशन में तो मेरा बड़ा अच्छा था, सही, आइसोलेशन में तो सवाल पिक हो जाता था, लेकिन 3 घंटे के पेपर में 3 घंटे के टाइम मैनेजमेंट क्या मैं गोइंग कंसर्न पिक कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आप अगले स्टेप में अपने आप को 3 घंटे में बाउंड करें कि यार अब मैं 3 घंटे में कलेक्टिवली, इंडिविजुअली मैंने गोइंग के सारे सवाल कर लिए, रिलेटेड पार्टी के सारे सवाल कर लिए, बट कलेक्टिवली जब एक पेपर आता है तो क्या मैं उसको पिक कर पा भी रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। आपने इस तरीके से स्ट्रेटजी को लेके चलना है, सही है। और अगले 4 महीने आपके पास रह गए यार, और 4 महीने में बड़े आराम से आप उसको प्लान कर सकते हैं। कोशिश करिएगा आखिरी महीने के लिए ना रखिएगा, कोशिश करिएगा कि यार उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें, एक प्लान के हिसाब से चलें। और आपने कोशिश ये करनी है कि अब जो आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि यार गलतियाँ पहले आइडेंटिफाई करनी है, फिर लेक्चर देखना। जब तक आपको नहीं पता होगा आपकी गलती क्या हो रही है, कहाँ अप्रोच में गलती हो रही है, कहाँ कवरेज में गलती हो रही है, तो उसके बगैर लेक्चर देखना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। अप्रोच क्लियर करें, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करें और उसके बाद इस पर्पज़ से आप लेक्चर को देखना स्टार्ट करें। और लेक्चर के एंड में फिर आपने मेक श्योर करना है कि क्या आपकी वो गलतियाँ एड्रेस हो भी रही है कि नहीं हो रही। थैंक यू सो मच।